हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल ए के एसोसिएट्स में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जो है जी एशिया 3B के बारे में जानेंगे कि जी एशिया 3B किस तरीके से फाइल की जाती है। सबसे पहले किसी भी आईडी को हम लॉगिन कर लेते हैं। यूज़र नेम डालने के बाद पासवर्ड, देन कैप्चा कोड। आप देख रहे हैं डैशबोर्ड पर फरवरी की जो रिटर्न है फाइल की हुई है। यहाँ इस कंडीशन में इनके पास केवल टैक्स फ्री सेल है और कोई आईटीसी नहीं है, तो इसलिए ये दोनों फाइल कर दी गई हैं। GSTR 1 भी आप देख रहे हैं फाइल की हुई है, GSTR 3B भी फाइल की हुई है। तो आइए जानते हैं GSTR 3B के बारे में, किस तरीके से हम लोगों को फाइल करनी होती है, उसमें क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं 3B को, तो कुछ इस तरीके से टैब आपके सामने टाइल्स आ जाती हैं। सबसे पहले 3.1 में आप देखिए क्या पूछ रहे हैं, ये टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। इस वाली टाइल को ओपन करके इसको ओके करने के बाद हम लोग देखते हैं ए में है ए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। इस वाले कॉलम में जो भी टैक्सेबल सेल है आपकी वो आती है। अगर आपने GSTR 1 में टैक्सेबल दिखाई हुई है तो ये ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाती है, क्योंकि इस वाली कंडीशन में भी यहाँ जो हमने GSTR 1 फाइल की है उसमें केवल टैक्स फ्री सेल है, तो यहाँ भी कोई टैक्सेबल सेल नहीं आई है। और अगर आपके पास टैक्सेबल सेल है तो आप इधर इसको अमाउंट को फीड कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जितना भी IGST लगा हुआ है तो वो IGST टैक्स आप यहाँ लगा सकते हैं इंटीग्रेटेड। और उसके बाद सेंट्रल टैक्स कितना है वो इस कॉलम में आप दे सकते हैं। उसके बाद स्टेट टैक्स है तो कोई वो यहाँ दे सकते हैं। और अगर कोई गुड्स इस तरीके का जिस पर सेस एप्लीकेबल है तो वो सेस का अमाउंट यहाँ आ जाता है। उसके बाद आप बी में देख रहे हैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड। जीरो रेटेड में देखिए दोस्तों, जो हम लोग एक तरीके से एक्सपोर्ट का जो रहता है जीरो रेटेड वाला, वो यहाँ आता है अमाउंट। इसमें आप डाल सकते हैं उस अमाउंट को, और यहाँ जो उसका टैक्स है IGST। और सी में आप देख रहे हैं अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। यहाँ क्योंकि एक डेटा GSTR 1 में ये फाइल किया हुआ था ऑलरेडी, तो वो टैक्स फ्री अमाउंट उठ के ऑटोमेटिक यहाँ आ गया है। क्योंकि ये फाइल की हुई है तो ये ब्लॉक दिख रहा होगा अभी साइन आपको। अगर ये फाइल नहीं की हुई होती तो ये डेटा तो आ जाता, आप चाहें तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्योंकि 3B ऑलरेडी फाइल की हुई है तो इसमें हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी टैक्स फ्री सेल है आपकी रिलेटेड है, जिस पर कि कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, वो आपकी फिगर यहाँ आ जाती है टोटल। उसके बाद आप देख रहे हैं डी में इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। देखिए दोस्तों, जिन गुड्स पर RC में एप्लीकेबल है उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ इस डी कॉलम में आती है। उसके बाद उसके ऊपर अगर IGST है तो वो यहाँ आ जाता है। उसके ऊपर सेंट्रल टैक्स है तो वो यहाँ आ जाता है। स्टेट टैक्स है तो वो यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं ई में नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज। नॉन GST में दोस्तों अभी तक देखिए पेट्रोल, डीजल और इस तरीके के जो है गुड्स हैं वो रखे गए हैं। तो जो भी नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज है आपकी वो यहाँ ई कॉलम में आ जाती है। इसके बाद सेकंड टाइल में चलते हैं 3.1.1 सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ द CGST एक्ट 2017। इसमें दोस्तों टैक्स फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 टू बी फर्निश्ड बाई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये आपने GSTR 1 में एक वीडियो में मैंने आपको टेबल 14 और 15 का नया बताया था, जो नई टेबल आई हैं जनवरी से। तो उसमें जो डेटा आप लोग फीड करते हैं, जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, वो ऑटोमेटिक 1 में से उठ के यहाँ आ जाता है। जो भी टैक्सेबल वैल्यू होती है वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाती है। IGST आ जाता है, सेंट्रल टैक्स है तो वो आ जाता है, स्टेट टैक्स है तो वो यहाँ आ जाता है। और अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो आप यहाँ उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड में आप देख रहे हैं कि टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। और कोष्टक में आप देख रहे हैं कि टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाईज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इसमें जो सप्लाईज हम लोग जैसे जोमेटो, स्विगी या इस तरीके के प्लेटफॉर्म के जरिए करते हैं, जहाँ की
हम लोगों को टैक्स नहीं चुकाना होता है कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद ही उसका टैक्स चुका देते हैं, जीएसटी जो भी एप्लीकेबल होता है। जैसे जोमेटो वगैरह में आप लोगों ने देखा है कि बिल में साथ में जीएसटी लगा हुआ आ जाता है। तो यहाँ जो लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने सेल कर रहे हैं वो उस अमाउंट को यहाँ देते हैं। हालांकि ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR 1 से यहाँ आ जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसको मॉडिफिकेशन करके भी इसमें अपने अमाउंट को डाल सकते हैं, जो भी आपने ऑनलाइन सेलिंग की है जोमेटो या स्विगी के जरिए, जिस पर आपने टैक्स नहीं दिया है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टैक्स चुकाया हुआ है ऑलरेडी। तो ये केवल एक इन्फॉर्मेशन बेसिस है, यहाँ केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए उसके अमाउंट को देना है। ये सारा डेटा आप जब डाल लेते हैं तो आप थर्ड टाइल में आप देखते हैं कि 3.2 में इंटर स्टेट सप्लाईज़, इसमें दोस्तों वो सेल आती है, सप्लाईज आती हैं जो आप इंटर स्टेट कर रहे हैं अपने स्टेट के बाहर किसी भी दूसरे स्टेट में। मैं आपको जैसा कि हर टाइल में हर बार बता रहा हूँ कि सारे के सारे जो भी डेटा हैं 3B में, वो सेल का जो भी डेटा है वो GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाता है, जो भी आप लोगों ने वहाँ फाइल किया हुआ है। और उसके अलावा अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप अपने मैनुअल डेटा को फीड कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ये आप लोग देख रहे हैं कि सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर स्टेट में, जो भी आपने B2CS सेल की है जिनके पास की GST नंबर नहीं है वो यहाँ आ जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई में आप कोई भी स्टेट जो आपने जहाँ सेल की है, यूपी है, राजस्थान है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, वो सारे के सारे आप जो भी कोड एप्लीकेबल है वो आप यहाँ सर्च करके ले सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो भी आपके पास टैक्सेबल वैल्यू है जो आपने सेल की है वो वैल्यू यहाँ आ जाती है। उसके बाद उसके ऊपर जो भी IGST लगा हुआ है वो यहाँ आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अदर स्टेट में जब भी हम कोई सेल करते हैं तो उसके ऊपर IGST टैक्स एप्लीकेबल होता है। और उसके बाद आप सेकंड में देख रहे हैं नीचे सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ऐसे GST होल्डर जो कि कंपोजिशन स्कीम में है, उन लोगों को जो भी हम लोगों ने सप्लाईज की है तो उनकी डिटेल यहाँ आती है। सेम इसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाता है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और जो भी उसका अमाउंट है वो आ जाता है GST का। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सप्लाईज मेड टू UIN होल्डर का भी अगर कोई इस तरीके की सेल है आपके पास तो प्लेस ऑफ सप्लाई को दे सकते हैं नीचे। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू जो भी है उसके ऊपर जो भी टैक्स है IGST, इसमें केवल IGST हेड इसलिए आ रहा है क्योंकि अदर स्टेट में जो भी सेल हम लोग करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो IGST हेड में आता है। और सेम स्टेट में जब भी हम कोई सेल करते हैं तो वो CGST और SGST के अंदर आता है। तो यहाँ आपको केवल IGST ही देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखते हैं कि फोर्थ टाइल में एलिजिबल ITC, ऊपर वाले तीनों की तीनों टाइलें सेल्स से रिलेटेड थी। फोर्थ में आप देख रहे हैं एलिजिबल ITC, जो भी आपने गुड्स परचेज़ किया है या कोई सर्विस ली है उसके ऊपर आप कोई ITC का क्लेम करना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल हम लोगों को यहाँ फोर्थ टाइल में देनी होती है। इसको ओपन करके आप देखेंगे कि सबसे पहले ए दिया हुआ है ITC अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट। ए के अंदर आपने फर्स्ट में देखा कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स आपने इंपोर्ट किया है जिसके ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ है IGST, इसको अदर स्टेट की कैटेगरी में रखा जाता है, तो वो IGST जो आप क्लेम कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आप यहाँ दे सकते हैं IGST वाले हेड में। कोई सेस एप्लीकेबल है तो वो यहाँ आ जाता है। उसके बाद आपने कोई गुड्स के बजाय कोई सर्विस इंपोर्ट की है तो वो यहाँ उसका क्लेम आप यहाँ दे सकते हैं। थर्ड में आप देखते हैं कि इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। आपने अभी देखा था कि फर्स्ट टाइल में हम लोगों ने RCM की सेल दिखाई थी जिसके ऊपर RCM एप्लीकेबल होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट की थी। तो सेम वो टैक्स लायबिलिटी जो हमने क्रिएट की है सेम मंथ में हम उसको क्लेम कर लेते हैं। RCM का जो भी टैक्स हम लोगों को चुकाना होता है वो क्लेम करने के लिए होता है सेम मंथ में। तो थर्ड वाले में आप देख रहे हैं कॉलम में जो भी आपने RCM के अंदर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करी है उसको यहाँ आप सेम अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। हालांकि RCM का जो टैक्स है आपको वो कैश में जमा कराना होता है पहले चालान के जरिए, और सेम मंथ में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो थर्ड में आप देख रहे हैं कि जो भी IGST अगर RCM के अंदर आपने किया है तो वो यहाँ क्लेम कर सकते हैं। आगे सेंट्रल टैक्स है तो सेंट्रल टैक्स में कर सकते हैं, स्टेट है तो स्टेट का कर सकते हैं। फोर्थ में आप देख रहे हैं कि इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम IGST इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसके अंदर अगर आपने कोई क्लेम किया है तो वो यहाँ फोर्थ कॉलम में आ जाता है। फिफ्थ में आप देख रहे हैं कि ऑल अदर ITC। फिफ्थ में आप एक्चुअल में जो मेन आपका गुड जो भी ट्रेड है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या होलसेल करते हैं जो भी है, तो उसके अंदर जो मेन आपका जनरल ITC होता है गुड्स का या सर्विसेज का वो फिफ्थ कॉलम में आप लेते हैं। जितना भी IGST है वो IGST के हेड में, सेंट्रल का है तो सेंट्रल के हेड में, स्टेट के हेड में, सेस का सेस के हेड में ले लेते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि बी में ITC रिवर्स। अगर आपने कोई भी ITC रिवर्स किया है कि जैसे कि कोई ITC आपने गलत क्लेम कर लिया या जो क्लेम करने के लिए नहीं है रिवर्सेबल है तो उसको आप बी कॉलम में दे सकते हैं।
फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि एज़ पर रूल्स 38, 42 एंड 43 ऑफ CGST रूल्स एंड सेक्शन 17(5), तो इसमें अगर कोई आप रिवर्सल दे रहे हैं तो इस वाले फर्स्ट में दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता है कि किस रूल्स के अंदर रिवर्सेबल है तो आप इसको सेकंड में अदर्स में जाके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी वो ITC रिवर्स की कैटेगरी में ही माना जाएगा। सी में आप देखते हैं नेट ITC अवेलेबल A-B। देखिए दोस्तों, आप यहाँ जितना भी इनपुट अवेलेबल करते हैं और बी में जो आप रिवर्स करते हैं, नेट जो है ए में से रिवर्स कम होके बी जो अमाउंट है वो सी में आ जाता है, A-B। उसके बाद आप देख रहे हैं डी में अदर डिटेल्स। फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि ITC रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। देखिए दोस्तों, कोई भी ITC हम लोगों ने अगर रिवर्स कर दिया है और आप उसको रिक्लेम करना चाहते हैं, किसी वजह से वो रिवर्स हो गया था, तो आप इसको फर्स्ट वाले उसमें दे सकते हैं, जो भी आपका हेड है, IGST है या CGST है या स्टेट है। और सेकंड में आप देख रहे हैं कि इनएलिजिबल ITC है अंडर सेक्शन 16(4) एंड ITC रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू POS रूल्स। तो जो भी इनएलिजिबल ITC आपके पास है तो वो आप यहाँ दे सकते हैं, IGST है, स्टेट है, सेंट्रल है, जो भी है। इसके बाद आप उसको कंफर्म करके सेव करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप देखते हैं फिफ्थ टाइल में एग्जेम्प्टेड निल एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाईज। इस टाइल में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि फ्रॉम ए सप्लाई अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्ट एंड रिलेटेड सप्लाई। जो भी आप एग्जेम्प्टेड रिलेटेड या नॉन GST सप्लाईज जो भी है लेते हैं तो वो इस कॉलम में आता है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज यानी कि किसी अदर स्टेट से गुड्स का सर्विसेज को परचेज करते हैं जो कि टैक्स फ्री है, नॉन GST में आता है या रिलेटेड है, तो वो इस कॉलम में आ जाता है। अगर आपने सेम स्टेट में परचेज़ किया हुआ है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज में आ जाता है। नीचे आप देख रहे हैं कि नॉन GST सप्लाई, अगर आपका कोई पेट्रोल डीजल या इस तरीके का आइटम है जो नॉन GST कैटेगरी में आता है और किसी दूसरे स्टेट से आपने परचेज़ किया है तो वो इंटर स्टेट सप्लाईज़ में आप लेंगे उस अमाउंट को, और सेम स्टेट में अगर आपने परचेज़ किया हुआ है तो इंट्रा स्टेट सप्लाईज़ में लेते हैं। उसके बाद आप देखते हैं 5.1 टाइल इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। इसमें एक्चुअल में दोस्तों देखिए, अगर कई बार जो भी 3B की ड्यू डेट है जनरली 20 तारीख होती है, मंथली जो फाइलर हैं रेगुलर, और जो क्वार्टरली फाइल करते हैं उन लोगों की 24 या 22 जो भी स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग होती है। हम लोग अभी रेगुलर के हिसाब से बात करते हैं कि 20 तारीख हर महीने की जो है वो 3B को फाइल करने के लिए ड्यू डेट होती है। अगर वो निकल जाती है किसी वजह से तो नेक्स्ट मंथ में आपकी जो भी लेट फीस लग के आती है या जो टैक्स लाइबिलिटी है उसके ऊपर, आउटवर्ड टैक्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आता है तो वो इस 5.1 में कैलकुलेट होकर आता है ऑटोमेटिक। आप इसमें देखेंगे अंदर तो आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है। अगर आपने 3B जो है अपनी ड्यू डेट के बाद फाइल की है तो अगर जो भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी 3B में थी उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है जो 18% एनुअल के हिसाब से लग के आता है वो यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और अगर आपने जो 3B लेट फाइल की हुई है तो नेक्स्ट मंथ में जो भी आपकी लेट फीस लग के आती है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आती है। अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज है तो 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आती है, 25 CGST, 25 SGST में। और अगर आपने कोई टैक्स फ्री सेल की है या कोई नील रिटर्न फाइल की हुई है तो उसमें आपकी 20 रुपीज़, 10 रुपीज़ ईच हेड लग के आता है। ये ऑटो कैलकुलेट होकर आती है, इसमें हम लोग मैनुअली उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी अगर आपने इंटरेस्ट या लेट फीस आपको लग के आया है क्योंकि आपने 3B जो है ड्यू डेट के बाद फाइल की है तो वो आपको अमाउंट यहाँ शो हो जाएगा और आपको ये कैश के थ्रू ही जमा कराना होता है। क्योंकि ये जो है पिछली रिटर्न जनवरी के टाइम पर फाइल की हुई है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरा जो भी है डेटा 0 है। उसके बाद आप देखते हैं नीचे 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्स। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि ये रिटर्न जो है 3B ये फाइल की हुई है तो इसमें ये टाइल ओपन होके आ रही है। जनरली जैसे आप 3B फाइल करेंगे तो ये टाइल ओपन होके नहीं आएगी, क्योंकि 3B फाइल होने के बाद जब आप उसको रीओपन करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा पेमेंट ऑफ टैक्स वाली टाइल। इसमें आप देखेंगे जाके कि आपने कितना पेमेंट ITC से एडजस्ट करके किया हुआ है टैक्स का और कितना आपने कैश के थ्रू जमा करके उसको ऑफसेट किया हुआ है। तो ये टाइल जनरली इसमें नहीं आती है, तो इस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने आपको समझा दिया कि इसके अंदर क्या डेटा आएगा। अभी 0 आ रहा है क्योंकि इसमें ना तो कोई बैलेंस लाइबिलिटी थी, तो आपने देखा ऊपर टैक्स फ्री सेल है, ना इसमें कोई ITC से ऑफसेट किया हुआ टैक्स लाइबिलिटी ना होने की वजह से, ना ही कोई कैश का चालान जमा हुआ है। जो हमने पेड थ्रू कैश में आप देख रहे हैं कि 0 आ रहा है।
तो आप देख रहे हैं कि सारी की सारी 6 टाइलों में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपको 3B रिटर्न फाइल करनी होती है। और जब आप ये डेटा फीड कर लेते हैं तो आप इधर आ जाते हैं, तो आप इधर देखते हैं कि पेड थ्रू ITC। तो यहाँ जो भी आप टैक्स लाइबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे 0 देख रहे हैं आप, ये इस जगह जहाँ माउस का ही कर्सर है। अदरवाइज़ अगर आपकी कोई टैक्सेबल सेल है तो उसकी टैक्स आउटवर्ड टैक्स जो है वो यहाँ शो होने लगेगा। उसके बाद अगर कोई ITC लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है तो उससे ऑफसेट यहाँ अमाउंट आ जाएगा कि कितना कितना अमाउंट आपने ऑफसेट यहाँ से कर रहे हैं। अगर ITC बैलेंस में पूरा नहीं हो पाता है तो आप उसमें कैश के ज़रिए चालान जमा कराते हैं और वो अमाउंट आपका एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में आ जाता है। उसके बाद आप चालान क्रिएट करके उसको जमा कराते हैं, वो आपके कैश लेजर में शो हो जाता है। उसके बाद यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस में आप यहाँ देखेंगे कि उसका आउटवर्ड टैक्स का जो है ऑफसेट वो इस कैश बैलेंस से हो जाएगा। उसके बाद आप जनरल, आपको जैसे कि पता है कि EVC एंड DSC से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें OTP डालेंगे तो आपकी रिटर्न वेरीफाई होकर आपका ARN जनरेट हो जाएगा और आप अपनी 3B फाइल कर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने आपको नॉलेज दी इसमें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।